ठीक है। तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, यहाँ तक कल डिस्कस किए थे। तो ये 37 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 26 नवंबर 2020 वाला पेपर है ना। 2020 में दो पेपर थे, एक 26 नवंबर वाला, एक 30 नवंबर वाला। तो 30 नवंबर वाला कंप्लीट हो गया था, और ये 26 नवंबर वाला पेपर है, तो इसको ट्राई करते हैं। देखिए ट्राई करें क्या कह रहा है। इन एन एग्जामिनेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अ स्टूडेंट वर्कआउट सॉल्यूशन इन 50% ऑफ द क्वेश्चंस। अच्छा, इन द रिमेनिंग क्वेश्चंस द स्टूडेंट गेसेस द आंसर, ठीक है। हाउएवर व्हेन द आंसर इज गेस द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज करेक्ट इज 0.3। जब गेस करने पे एक तो आधे क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन करता है, बाकी क्वेश्चन का आंसर गेस करता है, ठीक है। सो तो 50% गेस, 50% वर्कआउट। गेस वाले में सही होने के चांस 0.30 है, गलत होने के चांस 0.70 है। जो वर्कआउट करता है उसमें रॉन्ग होने का चांस 0.10 है, सही होने का चांस 0.9 है। इफ द आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज करेक्ट, ये गिवन है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। तो ये आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो आप बेस थ्योरम आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बेस थ्योरम का आइडिया है ना आप लोग को, 11 12 का है। तो इसका भी क्वेश्चन ना कई बार आता है बेस थ्योरम का ना, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का है। तो इसमें E1 आप इवेंट ले सकते हैं, कि जैसे इसने पूछा है गेस वाला, चलो। एंड E2 ले लीजिए वर्कआउट वाला, है ना। वर्क्स आउट, ये हो गया। इवेंट ए ले लीजिए कि पर्टिकुलर आंसर का करेक्ट है, आंसर इज करेक्ट। तो आसान है ना, आप कर पाएंगे या मुझे करना पड़ेगा, देखिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए निकालना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए गिवन E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस E2 इंटू ए गिवन E2, यही है। ट्राई करके बताइए एक बार। सब कुछ पता है हमें इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ नोन है ना। तो क्या क्या है, तो आपको E1 की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज कितना होगा। E1 क्या है, गेस करने वाला। तो कितने परसेंट गेस करते हैं, आधा। वर्कआउट कितना करता है, आधा। अगर ए गिवन E1, अगर उसने गेस किया है तो सही होने का क्या चांस है, तो गेस किया है तो सही होने का चांस 0.30 है। और अगर उसने ट्राई किया है तो सही होने का क्या चांस है, तो 0.90 है। तो ये मैंने आपको सारे डेटा जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दिया। अब जस्ट आपको इस फॉर्मूला में पुट करके आंसर बताना। आप लोग आंसर बताइए।
कुछ आया जी? शक्ति जी बताइए। 0.25। तो ये ठीक है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि x1 x2 xn IID रैंडम वेरिएबल है जिसका ये PDF है, एंड आपको दे रखा है, तो पूछ रहा है ठीक है सफिशिएंट कंप्लीट चेक करना है। तो ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, हो जाएगा फिट उस पे ना। एक्सपोनेंशियल वाले पे अगर फिट करेंगे तो क्या होगा, EXP ऑफ लॉग। तो लॉग ले लेंगे, इसका लॉग ले लीजिए है ना। तो एक EXP ऑफ लॉग, और ये पूरा ले लेंगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग थीटा प्लस x लॉग थीटा माइनस लॉग थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ थीटा ओनली, फंक्शन ऑफ थीटा ओनली x इंटू लॉग थीटा। ठीक है, तो ये करते हैं ना, फंक्शन ऑफ थीटा इंटू एक्स। तो यहाँ से ये आ गया t बराबर समेसन xi जो होगा इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। क्यों कंप्लीट सफिशिएंट होगा? बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली जो थ्योरम था कि आप अगर फिट करते हैं तो ये फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ थीटा है, तो जो भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा उसका समेसन कंप्लीट सफिशिएंट होगा। तो ये कंप्लीट सफिशिएंट दोनों, इसमें कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं है। एंड यहाँ पे जो है कह रहा है कि x1 x2 xn जो हमारे पास है, x1 x2 डॉट 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 बी IID रैंडम वेरिएबल्स हैविंग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, a belongs to real number be a constant, then the limiting distribution of this। अच्छा, तो काई स्क्वायर विथ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है नहीं। सो इसको अगर हम इधर लिखें तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रहा है कि क्या है, एक्स आइज है काई स्क्वायर 5। ठीक है, एंड आपको ये a टाइम समेसन एक्स आई माइनस 5n अपॉन रूट n, इसको अलग अलग करेंगे तो a टाइम समेसन एक्स आई अपॉन रूट n माइनस ए टाइम 5n अपॉन रूट n, ऐसा कुछ होगा ना। अच्छा, तो उससे तब ओ ओके मैं समझ गया ये क्या कर रहे हैं, ये जस्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाने को कह रहा है हमें। ठीक है, तो आप इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएंगे तो बताइए क्या आएगा। तो यहाँ से जब आप ट्राई करेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा कि समेसन एक्स आई माइनस इट्स मीन, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई कितना होगा, काई स्क्वायर का मीन कितना होता है n, एंड वेरिएंस कितना होगा 2n 2n। 10। तो यहाँ से जो समेसन एक्स आई है उसका एक्सपेक्टेशन कितना होगा 5n, और वेरिएंस ऑफ समेसन एक्स आई कितना होगा 10n, ये ना। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम अगर आप इस पे लगाएंगे तो क्या कहता है ये, इसके अकॉर्डिंग कि समेसन एक्स आई माइनस इट्स मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ए उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा है ना। उसने कहा ए कांस्टेंट है, सो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको क्या लगता है कहाँ जाएगा ये, जाएगी? नॉर्मल 0। हाँ, ये तो आपका नॉर्मल 0 1 है। अब अगर मैं ए से इसी को, अब जैसे इन्होंने कहा ना, हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं थोड़ा सा कि कह रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोप्रिएट ए के लिए, काई स्क्वायर ए के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा फॉर अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ ए। अब बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है ऑप्शन देख के? जैसे यहाँ मैं 1/√10 कर दूं तो ये ऐसा नहीं हो गया, समेसन एक्स आई माइनस 5n अपॉन रूट n, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। तो अगर इस a के प्लेस पे मैं 1/√10 ले लेता हूँ तो ये कहाँ कन्वर्ज करे, नॉर्मल 0 1 पे। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी वाला सही, देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये है। और अभी के लिए ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये यहाँ ख़त्म ही हो रहा होगा। तो
तो कह रहा है कि आई जे हब का मोर देन 5 है, कंसीडर टू वे अनोवा वेयर ऑब्जर्वेशन सेटिस्फाई लीनियर मॉडल आपको दे रखा है। तो है ना, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे समेसन बीटा आई, आई फ्रॉम 1 टू कैपिटल आई, समेसन गामा आई, आई फ्रॉम 1 टू जे, फ्रॉम 1 टू जे 0 है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, एक्सपेक्टेशन 0 है। तो कौन सा पैरामीटर एस्टिमेबल है, ये ट्राई करके बताइए। तो थर्ड हो। थर्ड होगा, कैसे? ये सर, बीटा वन में वो जो इंटरसेप्ट है वो 0 है, तो उससे इक्वेट करते हैं, बीटा वन का कोफिशिएंट 1 है तो 0 1 नॉट इक्वल, ऐसे सेकंड में हो जाएगा। ठीक है। और बीटा वन और माइनस बीटा टू का कोफिशिएंट दोनों का 1 1 1 माइनस 0। हम्म। कोई थियरम है ना, इंटरसेप्ट मॉडल चेक करके 0 कर लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना, तो इससे हो गया ना आपका, ठीक है, फिर तो खत्म ही हो गया पेपर तो। Yes, तो sir. तो यहाँ से ये हो गया, सो ये आपका खत्म ही हो गया। तो यहाँ पे जो है ये पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो खत्म हो गया ना, अब तो दूसरा टॉपिक है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका मैथमेटिक्स पोर्शन है ना। तो ये हाँ, तो ये मेजर है, मतलब मेजर थोड़ी भी प्रॉब्लम, पार्ट सी मैथमेटिक्स है ये, री आंसर का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स स्पेस टाइप का। तो अभी हमने क्या कंप्लीट किया है, तो इसमें जो आपका था, नहीं नवंबर 2 पेपर हुआ था, क्योंकि है ना, नवंबर 2020 में 2 पेपर था, 30 नवंबर वाला एंड 26 नवंबर वाला, ठीक है, ये है। तो ठीक है, 30 नवंबर वाला एंड 26 नवंबर वाला। ये दोनों हो गया। तो हमने जून 2015 से स्टार्ट करके अभी नवंबर 2020 तक का हो गया, आई थिंक ये तो खत्म हो गया। अब तो क्या अगला पेपर है, 21 वाला ही होगा, है ना, जो हम लोग देख रहे थे। ठीक है जी शक्ति, इसमें ना हम लोग एक बार बस देख लेते हैं क्या था हमारा। तो हम लोग देख रहे थे ना CSIR नेट PYQ, तो इसमें नेक्स्ट कल क्या डिस्कस करेंगे ये देख लेते हैं। कल से क्लास ऐप पे होगी, तो अभी इस पे क्लास नहीं होगी अब। सो ऐप पे जो बच्चे आएंगे तो उस पर ही क्लास करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो अभी यहाँ तक हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब 20 के बाद 21 में कोई पेपर नहीं हुआ, क्योंकि कोविड की वजह से, है ना, आई थिंक कोविड उस समय चल रहा था, फेजेस में एक्सटेंड हो रहा था लॉकडाउन, तो इसीलिए तो सीधा एग्ज़ाम आई थिंक 22 में हुआ था, ठीक है। तो फेब 2022 का हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक 21 में कोई पेपर नहीं हुआ था ना। ओके, तो मुझे लगता है यही होगा, तो फेब 2022 सितंबर 2022। हाँ, क्योंकि इसमें मैंने दिया था ना। ओके, सो फेब 2022 वाला कल डिस्कस होगा। अभी के लिए चलिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू। अब नहीं होगा। जी, अब नहीं होगा डिस्कस, 22 वाला करो। नहीं नहीं डिस्कस होगा, ऐप में डिस्कस होगा, क्लासेस अभी हम लोग गूगल मीट पे ले रहे हैं ना। तो ये जो यस। क्रैश कोर्स नाम का जो कोर्स है ना, उसमें ही डिस्कशन होगा, ऐप पे क्लासेस ऐप पे होंगे, अभी ग्रुप में अपडेट आ जाएगा आपको, ठीक है। नो सर, आगे फर्दर ये अब नहीं होगा, अब टाइम। होगा ना, क्यों नहीं होगा, नहीं नहीं, अभी 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 आज। कंटिन्यू करें, आप कहेंगे तो करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
आप ओके हैं? यस चलिए यस कंटिन्यू कर, सर। तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। सो फरवरी 2022 का अभी कर लेते हैं। चलिए, तो ये जो है तो नवंबर 2020 के बाद ना सीधा एग्जाम हुआ था फेब 2022 में, ठीक है। तो नवंबर जो एग्जाम हुआ था ना, इसे फेब 2022 में, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो फेब 2022 का, तो ये तो हमारा होगा, है ना। पहले एप्टीट्यूड रहा होगा। तो ये है ना, अभी ऐसे यहाँ यूनिट वाइज फिर से देने लगा ना इसमें। तो ये यूनिट 3 का चल रहा है ना इसमें। कैसे इन्होंने बनाया है, कुछ तो लग रहा है कि इसमें गड़बड़ सा दिख रहा है। देखते हैं, ये स्टैट्स का स्टार्ट हो गया ना यहाँ से। तो स्टैट्स का कहाँ से है, क्वेश्चन नंबर नहीं इसमें दिख रहा है। ये थी पेपर का प्रिंट यहाँ है क्या, ये 18 नंबर ऐसा कुछ, ये तो पेज था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ऐसा है, 8 नंबर क्वेश्चन यूनिट 3 ऐसा कुछ है। एंड ओके, सो यहाँ पे है टॉपिक 704 पार्ट बी सेट 1 49 टू 60। तो 49 टू 60 तो हमारा यूनिट 4 है ना। तो यहाँ से स्टैट्स का स्टार्ट है, लेकिन ये रीडेबल नहीं लग रहा मुझे, दूसरा पीडीएफ ढूंढना पड़ेगा। वेबसाइट पे देख लेते हैं, ओरिजिनल वेबसाइट जो CSIR का है। ये फेब 2022 है ना। तो एक तो इनका कोई आ रहा है, तो फरवरी 16 को हुआ था। इनके वाला तो डाउनलोड किए थे हमने अभी। ये देखते हैं इनका ज़रा। सेमी या अलग है, ये भी तो दिख तो रहा है, सेमी वाला पेपर इन्होंने भी डाले हैं, है ना। यही पेपर तो उन्होंने भी डाले हैं। ठीक है, चेक करते हैं क्या है। 16 पार्ट ए, 18 पार्ट ए, है ना। फिर ऐसे 19 पार्ट ए, और इधर हो गया 20 पार्ट ए, यहाँ ख़त्म हो गया। तो 20 पार्ट है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ यूनिट 1। तो 21 से 32 जो है ना, 21 से 32 कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 12। तो आई थिंक जो है 12 क्वेश्चन ही यूनिट 1 के आते हैं, नहीं। यूनिट 1 के 12 क्वेश्चन है, और यूनिट 4 के भी 12 क्वेश्चन है, तो अच्छा है ना। 40, और उसमें टोटल 40 है। तो ठीक है, देखते हैं। जैसे 1 यूनिट 1 हो गया, 2 यूनिट 1 ऐसे लिखा ना, 2 क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 1, फिर ऐसे ही क्वेश्चन 3 यूनिट 1। तो ऐसे चल रहा है आई थिंक। एंड देन 7 यूनिट 1, यहाँ पे ये है 10 यूनिट 1, और इधर वाला हो गया आगे 11 यूनिट 1, और ये है 12 यूनिट 1। तो ये हो गया। तो यूनिट 1 के 12 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। मतलब 12 क्वेश्चन यूनिट 1 के होंगे, और 12 क्वेश्चन यूनिट 4 के होंगे। तो टारगेट आप यूनिट 1 4 अटेम्प्ट करेंगे, 24 क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन आपको अलाउड है इसमें यूनिट पार्ट बी में 25 क्वेश्चन करना है 40 में से। तो 25 करना है, तो एक क्वेश्चन किसी और पार्ट से आप ट्राई कर सकते हैं, यूनिट 2 3 से आप ट्राई कर सकते हैं, 25 करने हैं तो, है ना। तो 12 तो ये हो गया 12 एंड 12। जैसे पार्ट बी यूनिट 2 के 33 से 40 हैं, तो 33 से 40 कितने हो गए, कितने हो गए जी, 8। तो 8 जो है, 8 क्वेश्चन आपके यूनिट 2 के आते हैं। तो इनमें इस पेपर में अलग अलग कर दिया है कि यूनिट 1 के आपके, ठीक है। सो यूनिट 1 के आपके पास 8 क्वेश्चन, मतलब अभी जो हमें समझ आ रहा है यहाँ पे, कि जो पार्ट ए है जो आप जानते हैं 20 हैं, 15 करने हैं ना। और पार्ट बी में 40 क्वेश्चन हैं। तो 40 में यूनिट 1 के 12 हैं, यूनिट 2 के 8 हैं, यूनिट 4 के 12 हैं। तो यूनिट 3 के कितने बचे देखिए, 8। अच्छा, तो ये डिवीजन है एक्चुअली, ठीक है। जो पार्ट बी हमारा 40 क्वेश्चन होता है, उनमें एक्चुअली इस तरह का डिवीजन है।
कि ये 12 8 8 12, तो जैसे यूनिट जब मैं कहता हूँ कि यूनिट 1 यूनिट 4 अटेम्प्ट कीजिए 24 हुए, लेकिन 25 करने इसमें से, तो एक आप कहीं से ट्राई करके देख सकते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इस तरह से है। एनीवे इस पेपर में इन्होंने बहुत अच्छी तरह अलग कर दिया है ना, जैसा दिख रहा है आपको कि 33 से 40 जो है ना यूनिट 2 के क्वेश्चन होंगे। फिर है ना 5वां यूनिट 2, फिर आपके पास होगा 8वां यूनिट 2, है ना। फिर देखिए फिर यहाँ इन्होंने यूनिट 3 लिख दिया, तो यूनिट 3 के कितने हैं 41 से 48, तो 8 क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ हमने सही लिखा है। तो एग्जैक्ट अब ये एग्जैक्ट आइडिया हमें पता चल गया कि पार्ट बी में जो 40 क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें 25 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको डिसाइड करना विच 25 यू वांट टू अटेम्प्ट, है ना। जैसे मैं कहता हूँ यूनिट 1 यूनिट 4 करो, 24 हुआ, एक इधर से अटेम्प्ट कर सकते हो जब अलाउड है, तो किसी एक क्वेश्चन में आप ट्राई करके देख सकते हो। एनीवे तो हम आते हैं अब यूनिट 4 वाले पार्ट में। तो है ना यूनिट 3 का 8वां क्वेश्चन, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया यूनिट 4। लेकिन दिक्कत की बात ये क्वेश्चन सही से लिखा नहीं है ना, आधा अधूरा सा दिख रहा है ऐसे, तो चलिए ट्राई कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी यही दिक्कत था। तो अरे यहाँ यूनिट 3 गलती से लिखा ही है ना, यूनिट 3 गलती से लिखा हो, यूनिट 4 होगा 1 यूनिट 4, ठीक है ना। यूनिट 4 की हम बात करें, 3 तो पहले ही खत्म हो गया, ये था 8वां यूनिट 3, तो यहाँ भी मतलब मिस्टेक है, यहाँ 1 यूनिट 4 होगा, ठीक है, इसलिए पहले मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ था। चलिए ट्राई करके देखते हैं। सो ये है पेपर हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, ये पेपर है क्या था, फरवरी 2022, है ना। चलो पहले इसको एक बार बुला लेते हैं, ये इतना हाफ हाफ करके इसको बुला लो। ओह एक मिनट, इस पे नहीं बुला था। हम लोग जो अभी पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो है क्या, फेब 2022, ठीक है, फेब 2022 पार्ट बी यूनिट 4 हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। सो ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। यहाँ इसमें थोड़े थोड़े करके इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, तो देखते हैं पढ़ पाएंगे नहीं, क्योंकि ये ना मतलब ओरिजिनल पेपर तो नहीं है, जस्ट पता नहीं कैसे इन लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके बनाए हैं। ठीक है जी, देखिए तो तो क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर, इसमें था, ये फिर से ऑर्डरिंग वैसा है, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 तक पार्ट ए, फिर क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 60 तक पार्ट बी, ऐसा इस पेपर का लेवलिंग फिर से है। एंड क्वेश्चन 61 से लेके क्वेश्चन 120 तक पार्ट सी, इस पेपर में ऐसा नंबरिंग था, ठीक। सो ऐसा है। सो इसमें जो क्वेश्चन होगा हमारा, दिस क्वेश्चन इज 49 जैसे शुरू में था, ठीक है, CSIR नेट फेव 2022, ठीक है, मैथमेटिकल साइंस। चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज दैट y हैज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन थीटा एंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इज नॉर्मल विथ मीन 0 वेरिएंस y, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ, आई थिंक है मुझे लग रहा है x है, क्योंकि कटा हुआ है ना, आधा पार्ट इधर आधा, अच्छा इसको जोड़ भी सकते थे हम, नहीं तो इसको अगर हम जोड़ देते तो काम हो जाता, हाँ ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छा जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि तो ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। पढ़ने लायक तो मुझे समझ आ रहा है कि ऐसा है, पढ़ पाएंगे आप लोग, ठीक है। सो ऐसा कुछ है, देख लीजिए। सो द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ x डिफाइंड एज फाई टी, तो ये तो ऐसा कह रहा है कि हमारे पास y जो है एक्सपोनेंशियल विथ मीन थीटा है ना, मीन थीटा है तो रेट 1/थीटा होगा, मीन थीटा है तो रेट 1/थीटा, और x गिवन y जो आपका है
वो है नॉर्मल 0, ठीक। एंड आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन x का ये डिफाइन करके बता रहे हैं, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, e की पावर आयोटा टी एक्स, वो वहाँ लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग। सिंपल क्वेश्चन यही है, ये हिंदी में पूरा क्लियर लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ y, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। y या x, एक मिनट, x ना, सॉरी नॉट y, x। सो आपको बताना है कि ये क्या आएगा, यस एग्जैक्टली दिस दे वांट। तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन आता है, आपको लगाइए। सो मतलब ये पूछ रहा है y ऐसा है, x ऐसा है, तो मुझे आप बताइए कि x का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, जो कि ये डेफिनेशन है, इन चारों में से कौन सी होगी। सो देयर आर 4 ऑप्शन, इन चारों में से आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बताना है x का एक्चुअली। तो ट्राई करके देखो डबल एक्सपेक्टेशन लगा के। तो यहाँ से अगर मैं ट्राई करूँ, देखिए कुछ ऐसा होगा कि इसको लिख सकते हैं e ऑफ गिव आयोटा टी एक्स गिवन वाई, और x गिवन y नॉर्मल 0 y है, तो ये x गिवन y का आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको जो हम बोलेंगे एक्चुअली e ऑफ दिस इज mgf ऑफ x गिवन y, नॉट mgf, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। सो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ x गिवन y। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, आइडिया है आप लोगों को। लेट्स से मैं बोलूँ कि कोई रैंडम वेरिएबल अभी के लिए, जैसे x गिवन y है, मान लो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर एग्जांपल के लिए, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होगा, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ दिस, बता सकते हैं फॉर्मूला। ई की पावर क्या होता है, म्यू टी, तो टी को हटा के आयोटा टी रखना है, एमजीएफ तो याद होगा, तो एमजीएफ में टी को हटा के आयोटा टी रख दो। तो ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो है ना, तो आयोटा टी रखेंगे टी की जगह, तो आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये होता है ना, ये आ गया। इसको पुट कर दीजिए, तो हमारे केस में म्यू हमारा 0 है, सिग्मा स्क्वायर हमारा y है। सो ये बनेगा सो एक्सपेक्टेशन e की पावर म्यू तो हमारा 0 है, तो t वाला पार्ट खत्म, e की पावर माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर जो कि y है, टी स्क्वायर, ठीक है जी। सो यहाँ y रहेगा कैपिटल में, और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, ये सही है। e की पावर माइनस हाफ है ना, म्यू तो 0 था ना, तो 0 y हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज y, टी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये निकाल पाएंगे क्या आप लोग। सो ये y का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है हमें जी, है ना। सो mgf से आ जाएगा, y का mgf क्या होता है, ये आप ध्यान से देखेंगे, जैसे आपसे पूछा जाए एक्सपोनेंशियल 1/थीटा है, जैसे x है एक्सपोनेंशियल रेट 1/थीटा, तो इसका अगर हम लोग पीडीएफ लिखते हैं, तो ये रेट 1/थीटा मीन थीटा था, तो रेट 1/थीटा है, तो 1/थीटा ई की पावर माइनस x/थीटा, x मोर देन 0। क्या इसका आप मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, है ना, ई की पावर क्या है, ये y है ना, सो ई की पावर माइनस टी वाई टाइप। सो एम जी एफ ऑफ टी क्या होता है, क्या बता पाएंगे इसका, एम जी एफ इज ई रेस टू पावर टी एक्स ना। सो क्या इस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग एम जी एफ याद है आपको, एनीवन। इसका एम जी एफ क्या आता है, इसका मीन थीटा होगा, सो 1/1 माइनस थीटा एक्स, ठीक है। सो 1/1 माइनस थीटा एक्स हो जाएगा। सो तो एक्सपेक्टेशन थीटा है, तो ये आ गया, मतलब ये हो गया 1 माइनस थीटा 1/1 माइनस थीटा एक्स। अब इसको आप कंपेयर कीजिए इसके साथ, अच्छा यहाँ y था ना, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, आप x की जगह y लीजिए, वो तो समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट एक समझाने के लिए y, ठीक है। तो टी वाई एंड दिस विल बी 1/1 माइनस थीटा एक्स। तो आप कंपेयर कीजिए इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, e की पावर ये है एक्सपेक्टेशन e की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 टाइम वाई, तो ये इसको आप t ट्रीट कीजिए, है ना, e की पावर टी वाई काइंड है, अगर टी वाई होता है तो वो है, तो जस्ट जो t यहाँ पे है वो आपके पास माइनस टी स्क्वायर बाई 2 है, तो जहाँ, अच्छा यहाँ t में गलती से
टी की जगह एक्स लिख दिया ना, थीटा टी, ये सही है जी, 1 माइनस थीटा टी। तो ये टी की जगह ये रख दीजिए, तो आ जाएगा 1/1 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि वाई का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है ये वाला, ठीक। और टी की जगह रख दीजिए माइनस टी स्क्वायर बाई 2। सो कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस थीटा टी स्क्वायर बाई 2। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आ गया। सो थर्ड ऑप्शन सही है, देख लीजिए, दिस इज द ऑप्शन नंबर 3। कुछ डाउट है तो पूछिए। ठीक है, ये तो इसका पेपर का फॉर्मेट है, दो तरह का पेपर ना, कई बार नंबरिंग हर सेक्शन की अलग अलग करते हैं, कई जगह एक साथ करते हैं। तो अभी ये है ना फेब 2022 वाला पेपर का इस तरह का नंबरिंग है, जैसे पहले होता था शुरू में 2015 वाला पेपर से जो था। ओके जी, तो ये थर्ड वाला आ गया। सो नाउ थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट में आइए। सो ये है 40, है ना, अब यूनिट 4 लिखना है शुरू किया, पहले मैं गलती से यूनिट 3 लिख दिया था। सो ये है, अब चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 4, अच्छा ये तो इन्होंने ऐसे कर रखा है कि अलग कर दिया है 1 2, क्योंकि इसमें 12 क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है ना, तो ये यूनिट 4 वाले पार्ट के टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 2 है। क्या कह रहा है कि a proportion p of large population has a particular disease, a random sample of k people is drawn from a population and their blood samples are combined. An accurate test for the disease applied to combined blood sample shows a positive result. Hence, at least one of the k people has disease. अच्छा, तो what is the probability that exactly one of k people has a disease? सो ट्राई कीजिए, बताइए। ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन ये है। तो बता रखा है ना, प्रोपोर्शन पी जो है लार्ज प्रोपोर्शन डिजीज है, के लोगों को सिलेक्ट किया और उसमें पता चला कि, है ना, एक्यूरेट टेस्ट एंड देयर ब्लड कंबाइंड एक जगह रख दिया। एक्यूरेट टेस्ट फॉर डिजीज अप्लाइड टू कंबाइंड ब्लड सैंपल शोज अ पॉजिटिव, उसमें दिखाता है पॉजिटिव रिजल्ट है। हेंस इसका मतलब कम से कम एक के में से डिजीज है उनको, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि एक को ही डिजीज है। तो बेसिक है ना, वो है।
है जी कुछ आइडिया बताइए। पीओ कुछ पुट कर लो, अगर ऐसे से मान लो हाफ रख दो फॉर सर एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन। कैसे निकाला आपने? सर बाइनोमियल अप्लाई की तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 गिवन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है। बाकी लोग सो बताइए जी। बताइए बताइए। हाँ आप पूरा कर लीजिए, कुछ कह रहे थे उसको कंप्लीट कर लीजिए। बाइनोमियल। that conditional probability I applied, so probability x equal to 1 intersection x greater than equal to 1, हम्म तो intersection x equal to 1 आएगी हाँ और and अपॉन। denominator में probability x greater than 1 which ठीक is है 1 minus probability x equal to 0। ठीक है, बाकी लोग बताइए क्या एग्री करते हैं आप? सो ठीक है, चलिए कम से कम आपने ट्राई किया, आई थिंक सही है ये आंसर ना, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, मे बी यही आएगा। तो यस सर सेम आप। ठीक है ना। तो समझ आया जिन लोग इन्होंने जैसे कहा, किसी को दिक्कत तो नहीं है? देख लीजिए। क्योंकि के आपने सेलेक्ट किया ना रैंडमली और पी प्रोपोर्शन है, तो इसमें आपने लगाए कि बाइनोमियल के कॉमा पी, यही लगाया ना आपने। तो इसमें फिर आपने निकाल लिया, मान लो ये एक्स अभी बोल देते हैं फॉर एग्जांपल। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 गिवन मोर देन इक्वल टू 1। तो ये आप सब निकाल सकते हैं, आई थिंक कैपेबल है, जैसे सबने निकाला है, तो आई थिंक ठीक है, यू जस्ट फाइंड। सो तीसरा क्वेश्चन जो है इस पार्ट का, एक तो इन्होंने ना ऐसा थोड़ा कर रखा है, इंग्लिश हिंदी एक साथ है, तो चलो मैं ऑप्शंस अलग वो करूँगा एंड ये अलग। सो ये आपके पास है थर्ड है ना, यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एंड ठीक, ये ऑप्शंस हैं आपके, ठीक है। यहाँ सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन है, बस इतना ही है। तो देखिए क्वेश्चन रीडेबल है। सो ये कह रहा है आपको स्टेट स्पेस जो है 1 2 3 4 5 कंसिडर्ड अ मार्कोव चेन ऑन द स्टेट स्पेस S with transition probability matrix this. So then which of the following is always true? State 1 has a period, 2 state 2 recurrent। आसान है ना ये, इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना के देख के बताइए मुझे, मतलब मुझे, क्योंकि आप ना मतलब पिछले हम कई सारे पेपर अब कर चुके हैं, 12-13 पेपर कर चुके हैं हम लोग, तो इस तरह क्वेश्चन आप देख के आपको हो जाएगा, क्योंकि आप पता चल जाएगा। ट्राई कीजिए कि स्टेट 1 की पीरियड क्या है, 2 रिकरेंट है या ट्रांजिएंट है, 3 रिकरेंट है या ट्रांजिएंट है, चेन द चेन एडमिट एटलीस्ट 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहना चाह रहा है कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिक। तो आप लोग चेक करके बताइए, तो फिर मैं करता हूँ, आप लोग कर पाएंगे, आसान है। यू जस्ट मेक ट्रांजिशन डायग्राम, वैसे देख के बता दो ट्रांजिएंट रिकरेंट पीरियड।
आया जी? तो आप लोगों का सो चैट में बता रहे हैं 2, फाइनल आंसर आपका 2 है जी। तो मुझे सॉल्व करना है कि आप लोगों को समझ आ रहा है? देखिए तो है ना 1 2, मतलब ऐसे बनाऊँ 1 यहाँ से ना, तो 3 4 5, चलो ऐसा बना कर, ऐसा एक लाइन में होना चाहिए था, देख लेते हैं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो यहाँ जो है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आप 1 से जा सकते हैं 2 पे, तो 1 से 2 पे जा सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 0.3, एंड 1 से जा सकते हैं 3 पे विथ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ये ऐसे सीधा लगा दूँ, नहीं ठीक है ये 0.7, तो 1 से 2 ही जगह जा सकते हैं। फिर 2 से आप जा सकते हैं 3 और 4 पे, तो 2 से 3 जा सकते हैं 0.3, और 2 से 4 जा सकते हैं 0.7, ठीक है। फिर आप 1 2 3, 3 से जा सकते हैं 4 5 पे, सो 3 से जा सकते हैं 4 पे, ठीक है 0.3, और 3 से जा सकते हैं 5 पे, सो 5 पे ऐसा कर लो, 3 से 5 जा सकते हैं 0.7। फिर 4 से आप 1 और 3 पे जा सकते हैं, सो 4 से आप 1 पे जा सकते हैं, ठीक है 0.7, एंड 4 से आप 5 पे जा सकते हैं, सो 4 से 5 पे जा सकते हैं 0.3, एंड 5 से 1 2 पे आ सकते हैं, सो 5 से 1 0.3, और 5 से 2 0.7। ये ओके है? इसमें कुछ दिक्कत है? देख लीजिए। डायग्राम विजिबल है आप लोगों को? सो ये रेड कलर थोड़ा कम विजिबल होगा मे बी। तो हर स्टेट से 2 स्टेट पे जाने का रास्ता है, ठीक है ना। 1 से 2 3 पे, 2 से 3 4 पे, 3 से 4 5 पे, 4 से 5 1 पे, और 5 से 1 2 पे, ठीक। नाउ पूछा क्या है तो ये बताइए मुझे, चलो डेकरेंट ट्रांजिएंट की बात करते हैं। सो डेकरेंट स्टेट क्या होता है? वंस यू लीव द स्टेट यू कैन कम बैक टू दैट। तो आप देखिए, अगर मान लो 2 की बात कर रहा ना, ये ऑप्शन 2 में रिकरेंट है, तो 2 से स्टार्ट करके वापस 2 पे तो आ ही सकते हैं हम। 2 से स्टार्ट करेंगे, सो वी कैन डायरेक्टली कम बैक टू 2 ऑलवेज। यहाँ से यहाँ जाएंगे, है ना, यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से वापस आ जाएंगे। सो रास्ता है, सो इट इज़ सर्टेन, तो 2 सही है। तो कुछ खास तो है नहीं, देख लीजिए। ओके है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है, तो बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं है। हर स्टेट यहाँ पे एक्चुअली रिकरेंट है, ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट, ठीक है। सो ये इरिड्यूसिबल होगा, अपीरियोडिक भी हो जाएगा, चेक कीजिए। सो इसका यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये भी फोर्थ भी गलत हो गया, बाकी पीरियड 1 आ जाएगा। तो ये इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक होगा, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका। इस पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग, इसका पता नहीं क्या लॉजिक है, देखते हैं। सो देखिए,
कुछ आइडिया है क्या बोल रहा है? लेट x1 x2 डॉट 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 बी आईडी रैंडम वेरिएबल्स विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंटरवल 0 1। तो ये कह रहा है कि जो xi है यहाँ पे कि xi आर यूनिफॉर्म 0 1, ठीक, एंड yn k डिनोट द kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन अ सैंपल, है ना। तो ये yn k लिख रहा है, मतलब ये kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ऐसे हम लोग अलग लिखते थे, मेरा नोटेशन ये होता था कि kth ऑर्डर बेस्ड ऑन सैंपल x1 x2 xn, ठीक है। तो हालांकि इन्होंने ऐसा लिखा एन के, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये हैबिट है, जनरली इसको हम एक्स के लिखते हैं ना, तो ये और ये हैबिट है मुझे लिखने का, ये थोड़ा नया नोटेशन दिया है इन्होंने। तो इसको मैं अगर ठीक से लिखूँगा तो ये कहना चाह रहा है वाई 721 एंड वाई 722, या तो ऐसा बोले, ठीक है ना। तो मतलब सेवेंथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन द सैम्पल साइज 21, सेवेंथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन द सैम्पल साइज 22, ठीक है। तो मतलब ये नोटेशन को मैं ऐसा और ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि इस तरह का नोटेशन बुक में आपने देखा होगा, ये तो फ्रिक्वेंटली मिलता है, कई जगह ऐसा लिखा होता है केथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आउट ऑफ एन सैंपल, ये केथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये इन्होंने एन के लिखा है, केथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आउट ऑफ एन सैंपल। तो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप अगर रैंडमली 21 नंबर उठाओगे तो सातवां नंबर इक्वल होगा रैंडमली 22 नंबर उठाओगे उसके सातवें नंबर से, ऑर्डर में अरेंज करेंगे, लाइक वी आर कलेक्टिंग 20, मान लो रैंडमली 21 नंबर उठाया 0 1 के बीच, उसको अरेंज किया ऑर्डर में, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि उसका सातवां, फिर दूसरा सैंपल है मान लो साइज 22 का, उसको ऑर्डर में अरेंज किया तो उसका सातवां इक्वल होने के क्या चांस है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, देयर आर टू सैंपल, वन इज सैंपल ऑफ साइज 21, नेक्स्ट इज सैंपल ऑफ साइज 22, तो दोनों में सेवेंथ नंबर जो होगा, ये सेवेंथ ऑर्डर स्टैटिस, मतलब क्या ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो सेवेंथ नंबर होगा और उसका सेवेंथ इक्वल होने के क्या चांस है, ये पूछना चाह रहा है। थोड़ा दिमाग लगाइए। तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, तो हम लोग पता है क्या जानते हैं, अच्छा एक थ्योरम ये है कि अगर जैसे एक्स आइज यूनिफॉर्म 0 1 है, तो वैसे तो आप जानते होंगे, सो केथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आउट ऑफ एन सैंपल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बीटा होता है ना, बीटा फर्स्ट काइंड, क्या
k कॉमा n माइनस के प्लस 1, यही थ्योरम है। लेकिन ये तो इक्वल होने के चांस, यहाँ पे एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट कि चूंकि आपने 21 नंबर n नंबर चूज कर लिए तो यू ऑर्डर्ड देम, है ना, सो इट्स काइंड ऑफ है ना। तो वैसे अगर रैंडम वेरिएबल के मतलब पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो y21,7 जो लिखा है तो वो हो जाएगा बीटा, है ना, 7 कॉमा, या 21 साइज है 21 माइनस 7 प्लस 1, सो 15, सो यहाँ पे n प्लस 1 होता है ना, 15 7 22, ठीक है। और अगर वैसे देखेंगे 22 7, सो दिस इज बीटा 7 कॉमा 16 हो जाएगा। तो वैसे तो दो रैंडम वेरिएबल इक्वल होने के चांस तो मुझे लग रहा है जीरो ही होगा, है ना। सो एक तो वैसे रैंडम वेरिएबल तरीके से सोचेंगे जीरो होगा, लेकिन जीरो इनमें ऑप्शन ही नहीं है। सो आई थिंक दे वांट टू आस्क समथिंग एल्स, यही ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में आप जानते हैं ना कि टू रैंडम वेरिएबल्स आर इक्वल विथ प्रोबेबिलिटी जीरो, है ना, क्योंकि वो इक्वलिटी पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन आप ऐसे डिस्क्रिप्टिव वे में सोचेंगे कि यू हैव 21 नंबर्स, यू अरेंज इन ऑर्डर, देन सेवेंथ वन, यू हैव 22 नंबर, यू अरेंज इन ऑर्डर्स, देन सेवेंथ वन विल बी इक्वल, उसके क्या चांस हैं। कुछ समझ आ रहा है। तो इस वे में नहीं सोचना होगा ना, वी हैव टू थिंक, है ना, सम डिफरेंट वे। सो ये रैंडम वेरिएबल वे में नहीं चलेगा, यू हैव टू थिंक इन डिस्क्रिप्टिव वे, है ना, कि सैम्पलिंग टाइप के कॉन्सेप्ट में ट्राई करो, तो फिर मैं ट्राई करके देखता हूँ। सो देखिए पहले आपके पास 21 नंबर है, फिर जो सातवां है, फिर एक 22वां आ गया, अब ठीक है ना, फिर जो सातवां है, तो एक्चुअली 22वां आने के बाद क्या होगा, सातवां, सेवेंथ, तो इसका मतलब है कि वो जो लास्ट वाला है 22th ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ तक तो ठीक है, चलो अगर इस तरीके से भी देखे तो मुझे लग रहा है कुछ तो है ना अलग है। तो इज इट समथिंग दे वांट यू टू चेक कि जो 22nd ऑब्जर्वेशन होगा वो मोर देन होगा किससे, क्योंकि सेवेंथ को है ना इक्वल कर रहा है,
So 22nd observation will be अच्छा, तो 22nd ऑब्जर्वेशन जो आएगा तो वो तो बीच में कहीं भी आ सकता है नहीं, जैसे 21 नंबर आपने लिया तो उसमें कोई 7वां रहा होगा, 22वां नंबर जो आएगा वो 0 1 के बीच कुछ भी हो सकता है, तो उसको अगर बीच में तो किसी पोजीशन पे आ सकता, हो सकता है पहला नंबर आ जाए तो जो 7th था वो अब 8वां हो जाएगा, हो सकता है 7th के बाद आ जाए तो 7th ही रह जाएगा, तो ये भी है ना, अगर मतलब तो कुछ भी रैंडमली आ सकता है, तो वो क्या करेगा 22nd जो ऑब्जर्वेशन आएगा दैट विल इफेक्ट एक्चुअली द रैंक ऑफ दीज टू, ठीक है ना, वो इफेक्ट करेगा रैंक ऑफ दीज टू, तो इसका मतलब है कि एक्स ये दोनों इक्वल कब होंगे, अब दिमाग लगाओ मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने 21 नंबर पहले ले लिए, ठीक है, लेट से एग्जांपल के लिए x1 अभी इसी ऑर्डर में बोल देते हैं, या x1 x2 एंड लेट से x21, सो वी हैव 21 नंबर, वी हैव अरेंज्ड इन ऑर्डर, अब मैं x दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना, x1 लिखना और x1 लिखना, आई होप यू नो द डिफरेंस, ये पहला नंबर है जो ड्रा हुआ, ये स्मॉलेस्ट वन है, आप जानते हैं नोटेशन डिफरेंस, सो अभी मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो जो 22nd नंबर होगा तो जरूरी लार्जेस्ट होगा, वो तो कहीं भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है ना, कहीं भी हो सकता है ना, बीच में भी हो सकता है, तो अब आपको सोचना है कि 22nd नंबर चूज करने पे 7th वाला सेम है, इसका क्या मतलब आप बताना चाहेंगे, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, ये जैसे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि जो जैसे इसमें x7 रहा होगा, है ना, फिर ऐसे चल रहा है x21 है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 22वां नंबर है या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, तो ये 21 सैंपल है, अब जो 22वां नंबर अगर इस साइड हुआ तो जो 7th वाला पहले था वो 8th वाला हो जाएगा, इजंट इट, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इवन यू वुड टेक अ सैंपल ऑफ साइज 22, मतलब एक और ऐड कर रहे हो, स्टिल दैट 7th नंबर आर सेम, तो मतलब इनडायरेक्टली कहने का ये मतलब है कि जो 22वां नंबर है ना वो इस साइड आना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर उसके नोटेशन में ही लिखूं तो जो 22वां नंबर आएगा वो इस ये नोटेशन वही है x21 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोटेशन, है ना, तो ये आ जाएगा, तो जो 22वां नंबर हम ड्रॉ करेंगे वो इस तरफ से आएगा, तभी जाके ये मेंटेन्ड होगा, मतलब 7th पहले भी वही है और 22वें साइज में वही है, तभी होगा जब वो 7th के बाद आएगा, है ना, इधर आएगा, तो इसका मतलब है कि मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी एक्चुअली, तो अब आपके पास ये समझ आया और आपको यहाँ क्लियर होगा कि ये जो x22 है ये यूनिफॉर्म 0 1 है और x21 7 जो है वो एक्चुअली बीटा जो यहाँ हमने लिख रखा है 21 7 इज 7,15 है, नाउ यू हैव टू वर्क इन दिस, अब ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, सो दिस इज राइट अप्रोच, है ना, वैसे नहीं होता क्योंकि यहाँ है ना पूछने का मतलब उनका रैंडम वेरिएबल सेंस, उसका ये मतलब है कि इफ वी ऐड द 22nd नंबर स्टिल 7th वन आर सेम, मतलब 21 लिया तब 7 जो है और 22nd लेने के बाद भी 7th वही है, सो मीन्स 22nd नंबर होगा वो 7th वाले से लार्जर होगा, जो पहले 7 था उससे लार्जर होगा, तभी ऐसा, अगर पीछे आ गया तो जो पहले 7 था वो 8वां हो जाएगा, जो कि नहीं पूछ रहा हमसे, तो हमें फेवरेबल केस सोचना है, सो इन केस ऑफ फेवरेबल ये होगा, कैन यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, अब ये सोचो आप, ये आपके पास है सर जी, सर उस हिसाब से तो मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रोल नहीं रहेगा, जस्ट मतलब उस हिसाब से ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, क्योंकि इधर पे तो 15 है, यस 15 नंबर है, मैं रैंडम वेरिएबल है, तो हाँ उस हिसाब से मेरे पास 15 चॉइस है, हाँ तो 15 बाई टोटल 22 है, यस एग्जैक्टली हाँ, तो उस हिसाब से 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फंक्शन है, मतलब क्या रोल है वही बोल रहे हो। यूनिफॉर्म का क्या फंक्शन, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि वी आर सिलेक्टिंग रैंडमली, मतलब नंबर कहीं ना कहीं से आएगा ना, तो वी आर नहीं नहीं सिलेक्टिंग, मैं वो समझ गया, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल भी तो रह सकता था ना, मतलब पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म क्यों दिया है, मतलब उसका रोल क्या है यहाँ पे। तो अगर नॉर्मल आई थिंक यूनिफॉर्म है तभी आप ये रेशियो डायरेक्ट ले पा रहे हैं, वो नॉर्मल में हो सकता है आपको डायरेक्टली ना ले पाए,
यूनिफॉर्म है अच्छा इसीलिए रेशियो आप ले पा रहे हैं ना। जैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता हम एरिया करते, एरिया ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब एरिया ऑफ जो भी इवेंट होता अपन एरिया ऑफ सैंपल, ऐसा देखा होगा आपने, तो वो करते यूनिफॉर्म वाले केस में। यहाँ भी यूनिफॉर्म इसलिए आपने काउंट करे काम कर दिया। वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है दूसरे तरीके से, तो आंसर तो यही है, ऑफिशियल आंसर की में यही है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी मेरे पास आया है डाउट में, तो इसलिए मेरे दिमाग में था कि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है ना, इस तरह से है। तो आंसर इसका यही है, ऑफिशियल आंसर की में आप चेक कर सकते हैं, आंसर यही है। तो एक तो ये अप्रोच जो आपने कहा कि ये 15 फेवरेबल चॉइस है आउट ऑफ 22 चॉइसेस टोटल, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। सो जो पोजीशन इधर है ना, 8वां 9वां 10वां है ना 22वां तक, सो दे हैज टोटल 15 चॉइसेस आउट ऑफ 22, तो ये आंसर हो जाएगा इसीलिए। नहीं तो इसका कंटिन्यूअस दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरे तरीके से ट्राई कीजिए। एक तो ये यूनिफॉर्म है, आप जो आपने जो आंसर बताया दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं कर पाएंगे अगर बाकी होता तो। ओके। एक रिजल्ट ऐसा भी कुछ है कि ये कह रहा है कि इफ यू सॉल्व दिस यू विल फाइंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ, जैसे ये कोई नंबर है ना, तो अगर मैं इसको वैसा कर दूं, डबल एक्सपेक्टेशन टाइप का लगा दूं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। एक और प्रूफ है अगर आप देखना चाहें तो, दूसरा ये तो अप्रोच आपने बताया सही है, दूसरा अप्रोच इसका है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी x22 गिवन x21,7, नहीं मतलब मोर देन, ऐसा कुछ होगा, x217 गिवन x22, ऐसा कुछ। तो ई ऑफ डबल एक्सप्रेशन होता ना, तो उसके हिसाब से निकालेंगे तो ये क्या हो गया, ये अब गिवन हो गया तो ये कोई फिक्स नंबर हो गया, मान लो ये फॉर एग्जांपल स्मॉल एक्स है लेट से, तो ये स्मॉल एक्स हो गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस क्या सी डी एफ ऑफ दिस, एंड इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा, ये 21,7 ले लूँ, एक मिनट, इसको गिवन भी ले सकते हैं ना, गिवन तो कोई एक ले सकते हैं, तो अगर मैं इसी को गिवन ले लूँ x21,7 ले ले, तो क्या होगा, तो अब हो गया x22 मोर देन दिस, तो ये काइंड ऑफ सर्वाइवल फंक्शन हो गया ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली इक्वल आएगा, मोर देन है ना, ये अभी x को हमने कांस्टेंट ले लिया, मान लो ये x है तो ये x हो जाएगा, तो इसको हमने कांस्टेंट ले लिया, ये थोड़ा सा यहाँ प्रूफ ठीक से करना पड़ेगा। सो दिस विल रिड्यूस टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ये गिवन था ना, तो सॉल्व होके ऐसा आ जाएगा x21,7, ऐसा आ जाएगा। देखते हैं इससे क्या आता है, तो ये कुछ रिजल्ट आपको बीच में यूज करना पड़ेगा। और इसका क्या निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेशन, ये बीटा है ना, नहीं 217 ना, बीटा का एक्सपेक्टेशन कितना होता है जी, बताइए जरा। अल्फा प्लस, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यस सर, तो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा तो कितना हो गया 15/22, तो ये भी 15/22 ही आया, ये भी वही आया, बट इसके बीच में थोड़ा सा आपको दिमाग और लगाना पड़ेगा कैसे आया डेरिवेशन। सो ये भी एक प्रूफ का तरीका है, दिस इज वन ऑफ द वे। सो दिस यूनिट टू थिंक है ना, ये थोड़ा इस पर दिमाग लगाओ, बट ये भी ठीक है, तो आंसर इससे ये आ गया। एनीवे थोड़ा और दिमाग लगाओ। तो नेक्स्ट जो है 5वां क्वेश्चन, इसमें 12 क्वेश्चन होंगे है ना, तो इसको कर लो फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। अच्छा एक मिनट, ये एक बार पूछा था एक लड़के ने,
बताइए जी। ये तो अच्छा सॉरी मैं तो यहाँ आ गया। हाँ तो इसका देख लो, ये आसान क्वेश्चन है। सो ये कह रहा है कि आपसे कि एक्साइज है एक्स आई विथ मीन थीटा, है ना, तो रेट 1/थीटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर थीटा, कौन सा सफिशिएंट नहीं होगा। तो आप अगर लाइक्लीहुड फंक्शन लगाएंगे तो इसका पीडीएफ तो हो जाएगा 1/थीटा ई की पावर, है ना, माइनस एक्स मोर देन 0। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे 1/थीटा की पावर एन ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई अपॉन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। सो फैक्टराइजेशन थ्योरम से एक तो समेसन एक्स आई हो जाएगा, तो ये ट्रू है, हमें फॉल्स चुनना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये भी बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, इसको अगर आप ब्रेक कर देंगे 1/थीटा की पावर एन ई की पावर माइनस x1 अपॉन थीटा ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई अपॉन थीटा आई फ्रॉम 2 to n, ठीक है, अपॉन थीटा कर सकते हैं। सो ये भी हो जाएगा। ये बनाए जा सकते हैं, ये भी बनाया जाए। तो आपको याद है ना सफिशिएंट में क्या होता है कि 1 फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटेड सफिशिएंट, तो 1/x जो फंक्शन है ये 1 फंक्शन है किस पे, सपोर्ट ऑफ x पे, x मोर देन 0 के लिए। तो ये भी ट्रू हो गया, तो ये बचा फॉल्स, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसा नहीं बना पाएंगे आप, एक बार चेक कर लो मैं सही कह रहा हूँ, जस्ट चेक इट वंस, ठीक है। तो 1 2 4 सफिशिएंट है, तो सफिशिएंट है कौन नहीं, 3 वाला। जस्ट इसमें फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज हुआ है, एंड जो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी है कि 1 फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर इज आल्सो सफिशिएंट, वो यूज हुआ है। तो दिस फंक्शन इज 1 ओवर दिस डोमेन, डोमेन लेते हैं x का सपोर्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ऑप्शंस नीचे हैं, ठीक है, इसको देख लो। ये है और कह रहा है कि x1 x2 x16 तक रैंडम सैंपल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अननोन मीन म्यू एंड वेरिएंस 4। सो xi नॉर्मल म्यू कॉमा 4 है, एंड z हमें पता है नॉर्मल 0 1 है, ठीक है, गिवन है। फाइंड द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, h0 है आपके पास, म्यू इज इक्वल टू 3 अगेंस्ट h1 है म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू 3 अगेंस्ट म्यू इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ p वैल्यू वेयर ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन इज 2.5। तो p वैल्यू का डेफिनेशन पता होगा आपको, तो उसके लिए आपको क्रिटिकल रीजन निकालना पड़ेगा, है ना। तो p वैल्यू इज, पहले क्रिटिकल रीजन इसका चाहिए, क्या बता पाएंगे, सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो बोलिए। तो यहाँ पे एक थ्योरम है अगर आपको याद हो, तो h0 में म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और h1 में म्यू इज इक्वल टू म्यू 1, और ये नॉर्मल सैंपल की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि म्यू 1 मोर देन म्यू नॉट है तो x मोर देन k आता है, मतलब t मोर देन k क्रिटिकल रीजन होगा। म्यू 1 लेस देन म्यू नॉट है तो t लेस देन k क्रिटिकल रीजन होगा। ये एक थ्योरम है, आप जस्ट प्रूव भी कर सकते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से। चेक कर लीजिए एक बार, जस्टिफाई करके देख लीजिए कैसे मैं सही कह रहा हूँ। नहीं तो आपको पता है तरीका कि लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन म्यू इज 3 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन म्यू इज 0 लेस देन इक्वल टू के, ये सॉल्व करके देखिए क्या आता है। सो यू जस्ट ट्राई। सो मुझे ऐसा लग रहा है आएगा t मोर देन इक्वल टू सम c, या यहाँ पे k के बजाय c कर लीजिए, तो यहाँ मैं k कर देता हूँ, तो ऐसा आएगा, ठीक है। t यहाँ पे क्या है, t इज सफिशिएंट एस्टिमेटर दैट इज समेशन xi, ये है। x बार लेना चाहे x बार भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इवन इफ यू वांट कि t को आप x बार क्यों नहीं लिए, x बार ले लो, क्योंकि n से डिवाइड कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग k एडजस्ट हो जाएगा, है ना। x बार ले लेते हैं, ठीक है। क्या आप लोग एग्री करते हैं, ये थ्योरम याद है आप लोग को, ये निकाल के देख लो जस्टिफाई करके, यस। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से आएगा कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज व्हेन h0 इज ट्रू, ये p वैल्यू का डेफिनेशन है। तो यहाँ है x बार कैपिटल X बार मोर देन इक्वल टू गिवन वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू 2.5 व्हेन h0 इज ट्रू व्हेन म्यू इज 3। क्या आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे, तो जस्ट आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए स्टैंडर्ड नॉर्मल में, तो काम हो जाएगा।
सो एक्स बार माइनस एक्स बार का मीन 3 है अपॉन एक्स बार का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर 4 है बाई सिग्मा स्क्वायर बाई एन, एन हमारे पास 16 है. सो दिस इज मोर देन इक्वल टू 2.5 माइनस 3 अपॉन रूट अंडर 4 बाई 16. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल हैव, तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो गया z, इसका काम हो चुका है, मोर देन माइनस 1/2 है ना, और यहाँ हो जाएगा 4/16, तो ये 1/2, ठीक है ना, 4/16 1/4 1/2, तो ये कट गया. मतलब कहने का मतलब आ गया प्रोबेबिलिटी z मोर देन -1. तो आपको पता है z के बारे में, इधर -1 इधर 1, तो मोर देन -1 वही है जो z लेस देन 1 होगा. सो प्रोबेबिलिटी है ना, जैसे भी आपको समझ आता है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 - 5 of -1 विच इज़ 5 of 1 है ना, विच इज़ प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1, जैसे भी आपको समझ आ रहा है. सो z लेस देन 1 इज द आंसर. एक मिनट, अच्छा ऑप्शन तो यहीं पे आ गया, यही ऑप्शन है ना, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. सेकेंड ऑप्शन करेक्ट. चेक कर लीजिए, कुछ डाउट है तो बताइए. ठीक है, तो आई थिंक टाइम भी हो गया है. सो तो ये भी हम जो कर रहे थे ये था फरवरी 2022 वाला पेपर, जिसमें यूनिट 4 के हमने अभी तक 6 क्वेश्चन किए हैं, तो मतलब 12 क्वेश्चन है, तो 6 और होंगे जो कि कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं. थैंक यू, कल कंटिन्यू करेंगे. सो दिस वाज फेव 2022 पेपर यूनिट 4 इन पार्ट बी. ठीक है, इसमें 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 फिक्स है, हर साल हमने देखा है. 12-13 पेपर डिस्कस कर लिए, सब में 12 क्वेश्चन यूनिट 4 के हैं, 12 क्वेश्चन यूनिट 1 के हैं. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. अभी द नेक्स्ट बैच का टाइम है. थैंक यू सर.